हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला नंजन, आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 2 वीडियो, जो कि इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम यहाँ के बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने इससे पहले जो भी पढ़ा था उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो है आज का हमारा वो है टाइप्स ऑफ सर्किट। तो देखिए, सबसे पहले हम उसमें सीरीज सर्किट को पढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि पहले से लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये वीडियो मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया था, बट उस वीडियो में किसी टेक्निकल इशू कारण साउंड नहीं आ रहा है, तो मुझे रिकॉर्ड फिर से करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो इसलिए ये पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सब चीज़ लिखा था, तो उसको मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम एफिशिएंटली यूज़ हो जाए, मेरा भी और आपका भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको सीरीज सर्किट के बारे में जानना पड़ेगा। तो सीरीज सर्किट का डायग्राम कुछ इस तरह होता है, जैसा आपको दिख रहा है ये डायग्राम। तो सीरीज सर्किट का सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रूल्स ऑफ सीरीज सर्किट। सबसे पहला जो रूल होता है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, करंट फ्लो थ्रू वन पाथ ओनली। करंट फ्लो थ्रू वन पाथ ओनली। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये सीरीज सर्किट का डायग्राम है। और अगर ये करंट है, मान लीजिए ये करंट है, तो अगर आपको ये दिख रहा होगा, करंट के पास फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है। तीनों रेजिस्टेंस से अगर उसको फ्लो करना है तो सिर्फ उसके पास एक ही पाथ है। तो करंट के पास सीरीज में एक पाथ ही होता है फ्लो करने के लिए। अब सेकेंड नंबर का, इफ़ मोर देन वन रेजिस्टेंस इज टू बी एडेड द टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए पहले केस में अगर R1 रेजिस्टेंस होगा और दूसरे केस में अगर आपने R2 को भी ऐड कर दिया, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट का कहने का मतलब। और उसकी जो वैल्यू होगी वो सम होगी सारे इंडिविजुअल रजिस्टर के। तो R क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। किस केस में? सीरीज के केस में। अब थर्ड पॉइंट है, करंट फ्लो इन ऑल रजिस्टर इज सेम। आपको दिख रहा है कि जो करंट के पास सिंगल पाथ है, सिर्फ एक पाथ है, तो लॉजिकली भी अगर आप सोचेंगे तो अगर एक ही पाथ है तो सारे रजिस्टर से सेम करंट फ्लो हो रहा हो, क्योंकि पाथ रजिस्टर करंट के पास फ्लो होने के लिए एक ही है। करेक्ट। तो इसलिए सारे रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो I ही होगा। I1, I2, I3 सब जो होगा वो I के बराबर होगा। अब जो फोर्थ पॉइंट है, द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू वोल्टेज सप्लाई। जितने भी रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रजिस्टर 1 में मान लीजिए V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, रजिस्टर 2 में V2 हो रहा है, रजिस्टर 3 में V3 हो रहा है। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये जो अपने सप्लाई वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अपने दिया हुआ है कैपिटल V, उसके बराबर होगा। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन एनी प्लेस ऑफ सर्किट, टोटल सर्किट विल बी इनएक्टिव। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट का ये है, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये रजिस्टर ब्रेक हो गया, किसी कारणवश यहाँ से आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो क्या करंट R2 पे पहुँच पाएगा? करंट R2 पे नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि सिर्फ करंट के पास फ्लो होने के लिए एक ही पाथ था, वो भी R1 के फेल होने के बाद कट गया। तो अगर कभी भी किसी रजिस्टर या किसी लोड पे फॉल्ट आता है सीरीज कनेक्शन पे, तो जो टोटल आपका सर्किट है वो इनएक्टिव होगा, क्योंकि करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है फ्लो होने के लिए। क्लियर है? चलिए, अब इसका कैलकुलेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ओम्स लॉ हम लगाएंगे। सिंपली ओम्स लॉ हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो पे, तो ओम्स लॉ लगाएंगे। V1 इज इक्वल टू IR1। पहले रजिस्टर में अगर मैं लगाऊं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आपको दिख रहा होगा ये पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे V1, यहाँ V2, यहाँ V3। तो V1 क्या होगा, IR1, V2 क्या होगा, IR2, V3 क्या होगा, IR3, क्योंकि करंट सेम है, सारे रजिस्टर में करंट सेम। तो ये जो पॉइंट था, ये तो हमने पढ़ा है रूल्स में कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको अगर आप ऐड करोगे तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से करोगे तो ये R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट यहाँ से आपका आ जाएगा। देखिए, R इक्विवेलेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये जो टोटल सर्किट है आपका, इसको आप इक्वेट कर देंगे एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगा के। सिर्फ एक इक्विवेलेंट आप रजिस्टर कर लगाएंगे तो सिमिलरली ये रिजल्ट आएगा। अगर इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट आप लगाएंगे तो ये भी वैलिड होगा ओम्स लॉ का।
फिर आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर सीरीज कनेक्शन। ठीक है, चलिए सीरीज कनेक्शन क्लियर हो गया। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी थ्योरी वहाँ यूज़ हो जाएगी। अब देखिए, अब सेकेंड जो टॉपिक है वो है पैरेलल सर्किट। तो जैसे कि सीरीज़ के सर्किट का हमने रूल्स पढ़े, पैरेलल के भी हमको रूल पढ़ने पड़ेंगे अलग से। तो देखिए, पहले आप ये देख लीजिए पैरेलल सर्किट में होता क्या। देखिए, ये एक वोल्टेज है, उससे कोई करंट आई निकला। अब अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग पैरेलल ब्रांच में करंट डिवाइड हो गया, I1, I2, I3। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल सर्किट है वहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है अलग अलग ब्रांचेस में। सिंपली मतलब क्या है, करंट के पास एक पाथ से ज़्यादा हो गया फ्लो करने के लिए। तो यही आपका रूल नंबर 1 है। पहला रूल नंबर क्या है पैरेलल के लिए, कि करंट जो फ्लो होता है 2 और मोर पैरेलल पाथ में फ्लो होता है पैरेलल कनेक्शन पे। करंट के पास अब एक से ज़्यादा पाथ है सर्किट में फ्लो होने के लिए। इसका मतलब आप सिग्निफिकेंस समझिए। सिग्निफिकेंस का यही होने वाला है कि अगर आप किसी भी एक पाथ को कट कर देंगे, मान लीजिए एक पाथ आपका कट हो गया किसी रीज़न के कारण, सर्किट ब्रेक हो गया उस पाथ का, तो क्या पूरा सर्किट इनएक्टिव होगा? नहीं, क्योंकि बाकी उस पाथ के अलावा भी तो है ना जो पाथ, वहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए पैरेलल सर्किट में अगर एक पाथ कट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम इनएक्टिव हो जाए, सिस्टम फिर भी वर्क करेगा। करंट क्या होता है इसमें, एडिशन होता है, क्योंकि करंट स्प्लिट हो रहा है। करंट आपने जैसे यहाँ देखा होगा, I1 जो है, I2, I3, ये सब में टोटल जो I करंट है वो स्प्लिट हो गया, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज V के बराबर। सिमिलरली इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन वन रजिस्टर द अदर 2 रजिस्टर विल वर्क। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे मेन ये यूज़ कहाँ होता है, ये आपके घरों में, ये फैक्ट्रीज में हम पैरेलल सर्किट को यूज़ करते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप किसी रूम पे हैं, वहाँ पे फैन लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, अगर आप चाहेंगे कि अगर किसी बल्ब के सर्किट में फ्लॉज आएगी या कोई फॉल्ट आएगी तो आपका AC और फैन भी बंद हो जाए, नहीं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अगर किसी एक सर्किट में अगर प्रॉब्लम आए तो घर के पूरे सर्किट में प्रॉब्लम ना आ जाए। इसलिए आप घर में पैरेलल से यूज़ करते हैं, ताकि अगर कहीं एक फॉल्ट हो तो बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो आपके प्रॉपरली फंक्शन करें। ठीक है, इसको भी हम सिमिलरली ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। V इज इक्वल टू IR, तो जो I होगा वो VR के बराबर, V बाय R के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, V सेम है, क्योंकि पैरेलल में हमने क्या पढ़ा है रूल में, कि V जो होता है सारे रजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है पैरेलल कनेक्शन पे। तो V को हम V मानेंगे, V1 V2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम है वो। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 ऐसा करेंगे। और ये भी आपने पढ़ा है रूल, करंट जो होता है वो एडिशन होता है, क्योंकि सारे ब्रांचेस में डिवाइड होगा उतना ही डिवाइड होगा जितना सप्लाई हो रहा होगा I करंट। तो जब यहाँ से आप फाइनल ड्रॉ करेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले तो ये आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R1 R2 R3 बाय R1 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, ये जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा। अगर सीरीज पैरेलल की मैं बात करूँ तो क्या होगा, मान लीजिए ये सर्किट है, तो देखिए R1 एंड R2 किस में है, सीरीज में, ये R3 R4 और R5 किस में है, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा, रेजिस्टेंस निकालने के लिए R इक्विवेलेंट इससे फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो अब मैं ये टोटल सर्किट को R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूंगा। यही सिग्निफिकेंस होता है इक्विवेलेंट सर्किट का। इक्विवेलेंट सर्किट आप रेजिस्टेंस अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो सर्किट को सिंप्लीफाई कर देता है। तो अब आप यहाँ से सिंपली दिख रहा है कि R1 R2 एंड R इक्विवेलेंट ये तीनों किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में तो हमको सिंपल पता है रेजिस्टर ऐड हो जाता है, रेजिस्टेंस। तो जो R टोटल मिलेगा आपको वो कुछ इस फॉर्मूले से निकल जाएगा सिंपली। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल है, नथिंग इज डिफिकल्ट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए खुद से। 10 ओम्स 20 ओम एंड 30 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में। किसमें, सीरीज में। तो जो सर्किट वोल्टेज है कितना है, 240 वोल्ट, मतलब सप्लाई वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट। तो हमको निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है टोटल और करंट फ्लो निकालना है सर्किट से। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा 3 रजिस्टर के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे आप R1 प्लस R2 R3 करके 60 ओम्स, ये पहला। अब क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR हमने पढ़ा है। तो देखिए V टोटल आप ले रहे हैं
तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं होगा, आर इक्विवेलेंट टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वी कितना है 240, आई आपको निकालना है और टोटल जो रेजिस्टेंस आया है वो वी R1 प्लस R2 प्लस R3 60। तो यहाँ से अगर आप करंट निकालेंगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 2 रजिस्टर दिया है, 8 ओम्स का रजिस्टर है और 2 ओम का एक रजिस्टर है। इसको हम कनेक्ट कैसे किए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो वोल्टेज ऑफ अ सर्किट इस कितना है 240 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, पहली टोटल रेजिस्टेंस, सेकेंड करंट। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें तो सिंपलरली आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे पहले। तो टोटल रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आपका 1.6 ओम निकल गया। अब आपको करंट फ्लो निकालना है, तो सिमिलरली V इक्वल टू IR लगा दीजिए। V कितना है 240, I कितना है निकालना है 1.6, क्या R इक्विवेलेंट है। तो सिमिलरली यहाँ से करंट का फॉर्मूला की हेल्प से आप करंट की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर है। अब चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ लॉ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, किरचॉफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए आपको, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही हो गया कि वो उसमें शायद साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरे लिए तो मुश्किल हो गई, बट क्योंकि इस वीडियो से आपका, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो इस वीडियो से ये जो वीडियो है आपका 1 घंटे का वीडियो में जो कंटेंट था वो आई होप कि ½ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर खैर आपके लिए फ़ायदा ही है, यूनिट कंप्लीट हो जाएगा आज आपका ये वाला। चलिए देखिए, किरचॉफ लॉ क्या है। किरचॉफ लॉ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लॉज हैं। सबसे पहले आप दिमाग में डाल लीजिए किरचॉफ लॉ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लॉ। पहला जो किरचॉफ का जो लॉ है वो KCL, फिर KVL। KCL KVL 2 लॉ हैं जो कंबाइन करके हम किरचॉफ लॉ बोलते हैं। KCL क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए KCL हो गया किरचॉफ करंट लॉ, KVL हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये 2 लॉ आपने पढ़े हैं, KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये आपको पढ़ने हैं। चलिए सबसे पहले किरचॉफ करंट लॉ हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए KCL का सबसे पहले मैं बताऊंगा कि KCL मतलब होता क्या है। किरचॉफ ने जो ये KCL को लॉ दिया था, इसमें होता क्या है। देखिए, द सम ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट दैट इज जंक्शन इज इक्वल टू, किसी पर्टिकुलर जंक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी सर्किट के आपको पिक करना है, वहाँ पे जितना भी करंट इनवर्ड आ रहा है उसको ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना भी करंट आउटवर्ड जा रहा है। सिंपली ये जो लिखा हुआ है, द सम ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ जंक्शन दैट इज पॉइंट या जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट या जंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे तो जो I1 है, I2 एंड I3, ये तीनों कैसे करंट है, ये तीनों इनवर्ड करंट है। दिख रहा होगा आपको, ये जो जंक्शन है, ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज योर जंक्शन या पॉइंट आपका। तो इस पॉइंट में I1, I2, I3 कैसे आ रहे हैं, इनवर्ड। और अगर मैं बोलूँ सिमिलरली ये I5 एंड I4 ये कैसे जा रहे हैं, ये आउटवर्ड जा रहे हैं। तो लॉ क्या बोलते हैं, जितना भी करंट इनवर्ड आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज सम ऑफ इनवर्ड करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटवर्ड करंट मीन्स कौन सा, I4 प्लस I5। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ एक्चुअली, कि देखिए किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन या नोड पे जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट का, एल्जेब्रिक सम मीन्स सम विथ साइन। इनवर्ड के लिए अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटवर्ड के लिए आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, सिमिलरली वाइस वर्सा। तो जितना भी करंट आ रहा है और जितना उतना ही करंट वापस जा रहा है, तो उस जंक्शन पे करंट कितना बचा, 0। इसका मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जो होता है किसी जंक्शन पे किरचॉफ लॉ के हिसाब से वो 0 होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब चलिए KCL पढ़ लिया आपने, अब KVL, इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। कोई एकदम टेंशन वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल है, बेसिक से हम पढ़ रहे हैं तो कोई टेंशन वाला बात है नहीं। KVL क्या बोलता है, देखिए, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए ये जो सर्किट है दिख रहा है आपको, अगर डायग्राम में क्लोज्ड है, जो इन एंड आउट विल बी एट द सेम जंक्शन, V पे है,
प्लस और माइनस जो है वो पोटेंशियल की ड्रॉप में आपने लगा दी है, तो ये क्लोज सर्किट है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्लोज सर्किट में हो रहा है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। देखिए एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्या है V1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या है V2, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या है V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो सप्लाई वोल्टेज किसके होगा, V के। यही किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है कि जितना भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे या लोड पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको अगर आप ऐड कर देंगे तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, बस सर्किट को क्लोज होना चाहिए, क्लोज सर्किट में ये वैलिड है। तो ये सिमिलरली मतलब ये फाइनली जो ड्रॉ हो गया वो यही हुआ, आपका कंक्लूजन ड्रॉ जो हुआ वो तो यही हुआ। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसके क्वेश्चंस जो कि मेन है, मेन क्वेश्चंस हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, कैलकुलेट दी करंट 2 एम्पियर 2 ओम्स में के रेजिस्टर्स में निकालना है, किरचॉफ लॉ लगा के करंट फ्लो। 2 ओम्स का रेजिस्टर क्या लगा है, ये लगा है, तो इस पे हमको करंट निकालना है। अभी मान लीजिए आपको ये I1 प्लस I2 नहीं पता, अब हमें बी नोड पे या बी जंक्शन पे मैं किरचॉफ KCL लगाने वाला हूँ, करंट लॉ लगाने वाला हूँ पहले। तो देखिए बी नोड पे I1 अंदर आ रहा है, I1 अंदर आ रहा है, बी नोड पे I1 अंदर आ रहा है, बी नोड पे I2 अंदर आ रहा है। तो जो भी इनवर्ट होगा उसका एल्जेब्रिक सम मींस I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू आउटवर्ड करंट। तो ये जो आउटवर्ड करंट होगा ये I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो यही तो ये देखिए, तो यही तो I1 प्लस I2 हुआ ना, ये किरचॉफ करंट लॉ से वैलिड हुआ ना। यहाँ पे KCL हमने लगाया तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट तो जा रहा है, तो बी नोड पे करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0। समझ आया आपको? तो मीन्स 2 ओम्स के जो रजिस्टर है वहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, I1 प्लस I2। अब आपको I1 और I2 निकालना है, तो जो I1 I2 होगा वो सिंपली किस लॉ से निकलेगा, KVL से। KCL से आपने ये पता कर लिया कि 2 ओम्स में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो कि I1 प्लस I2। KVL की हेल्प से आप ये पता करेंगे वो करंट आप निकालेंगे कैसे। KCL से ये पता कर ले करंट कितना फ्लो होना चाहिए, I1 प्लस I2, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो KVL की हेल्प से निकले। कैसे, देखिए KVL क्लोज सर्किट पे लगता है। तो देखिए जो देखिए जो ABCD जो है ABEFA जो है, जो ABEFA है आपका वो क्या है, क्लोज सर्किट है। करेक्ट हो गया, क्लोज सर्किट है भाई। इसका फ़ायदा क्या है, क्लोज सर्किट है तो यहाँ पे मैं KVL अप्लाई कर सकता हूँ। KVL सिंपली क्या बोलता है, जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज कितना है मेरा 35, तो जो 35 वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, वो जो रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा। तो V1 प्लस V2 जो होगा वो टोटल किसके बराबर होगा, 35 वोल्ट के। और जो V1 प्लस V2 होने वाला है आपका वो V1 प्लस V2 में V1 कैसे होगा, V इक्वल टू IR1। तो इस 3 ओम्स में, ये 3 ओम्स का जो रजिस्टर है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, तो 3I1 करेक्ट है, प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप आप निकालेंगे V2 में जो ये 2 ओम्स के रजिस्टर में हो रहा है, और इसको 35 से इक्वेट कर देंगे। तो जो फाइनली आपका ये जो इक्वेशन आएगा वो कुछ 35 इज इक्वल टू, ये फाइनल आपका इक्वेशन आया। ठीक है, अब BCDEB BCDEB ये भी आपका क्लोज सर्किट हुआ। तो यहाँ पे भी आप सिमिलरली किरचॉफ लॉ KVL लगा देंगे। KVL में अब जो आउटपुट होगा यहाँ पे, ये जो आउटपुट है ये 40 वोल्ट है, जो सप्लाई वोल्टेज है मेरा कहने का मतलब वो 40 है। तो अब जो होगा इक्वेट वो 40 से होगा इस सर्किट के लिए। तो 40 इज इक्वल टू 4I2। तो जब ये इक्वेशन आ जाएगा, अब दो लीनियर इक्वेशन को सिमिलरली आपको सॉल्व करना रहता है। किसी भी एक का कोएफिशिएंट पकड़िए, वो दोनों में कॉमन कर दीजिए। तो इस केस में 3 मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ये तो उसके लिए एकदम मजाक है, तो ये तब कर लेंगे। तो यहाँ से I1 निकल गया 5 एम्पियर, I2 निकल गया 5 एम्पियर। तो जब
2 रो में मतलब 2 ओम्स के लिए आप अगर निकालेंगे तो I1 + I2 होता है, तो वो 10 एम्पियर आंसर आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे सेल्फ से, क्योंकि ये सिमिलरली वही लगेगा। बी पे आप लगा के देख लीजिए आंसर क्या आएगा, और यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, तो इसके आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो सिमिलर टॉपिक है जो इसमें ही आपका कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। सिमिलरली वो पावर का ही कॉन्सेप्ट लगभग यूज़ होगा इस जो नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक से आप ये समझेंगे कि जब घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वो आप यूनिट बोलते हैं कि इतना यूनिट जल गया। अगर आप बिल में भी दिखे रहता है तो 400 यूनिट, 200 यूनिट, 600 यूनिट, ये यूनिट कैसे होता है, उससे हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो उसका भी क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका वो सॉल्व हो जाए। चलिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर इज द हेडिंग। वर्क क्या होता है? सिमिलरली वर्क हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर से क्या पढ़ते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिसिटी में वर्क क्या होता है? देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज, वो एक्चुअली क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल एप्लीकेशन किसी चीज़ का है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सके। तो फोर्स भी तो वही है ना, फोर्स भी क्या करता है, किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो F इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली यहाँ क्या होगा, जो फोर्स के बदले क्या आ गया, फोर्स के बदले क्या चीज़ आ गई, फोर्स के बदले आ गया वोल्ट। डिस्प्लेसमेंट के बदले आप किसको यूज़ करेंगे, चार्ज को, कि चार्ज को ही तो आप मूव कर रहे हैं ना किसी डिस्टेंस पे, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्क होता है, एक्चुअली वर्क की यूनिट क्या है, सबसे पहले आप याद करें कि वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ूँ, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉजेज 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू इट। मैंने बोला ना 1 वोल्ट अगर 1 कूलम्ब के चार्ज को लेके पास किया तो उसका वर्क कितना होगा, 1 जूल इज इक्वल टू, डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम्ब। 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम्ब मीन्स जूल की एक और यूनिट क्या होती है, वोल्ट इंटू कूलम्ब। ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, वोल्ट इंटू कूलम्ब। वोल्ट इंटू कूलम्ब भी जूल को ही बोलते हैं। तो अगर मैं कूलम्ब को लिखूं, कूलम्ब क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर कूलम्ब के फॉर्म पे मैं लिखूं तो एम्पियर इंटू टाइम मीन्स I इंटू टी। तो VIT जो होगा, VIT यहाँ से वो वर्क आपका होगा, VIT वर्क होगा यहाँ से। सिमिलरली वर्क क्लियर होगा, VIT। पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जो VIT है, पावर जो है वो VIT बाई टी हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो VI किसमें होता है, वॉट में, VI। और V इक्वल टू IR किस में होता है, V इक्वल टू IR किस में होता है, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता है। तो अगर V की जगह आप लिखेंगे तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R भी हो जाता है, I स्क्वायर R। अब देखिए किलो वॉट मतलब क्या होता है, 1000 वॉट। 1 किलो वॉट मतलब होता है 1000 वॉट। 1 HP हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट। ये दोनों ही आपको बहुत याद होनी चाहिए, बाई हार्ट इसको कर लीजिए, ये आपको याद होनी चाहिए। अब एनर्जी देखते हैं। एनर्जी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इक्विपमेंट ड्यूरिंग टाइम पीरियड T सेकेंड। वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब ये समझिए कि जो पावर इनटू टाइम है, वॉट सेकेंड, पावर की यूनिट क्या हो गई, वॉट, टाइम की यूनिट सेकेंड हो गई, ऐसा यूनिट। तो जो एनर्जी है वो वॉट सेकेंड भी आप बोल सकते हैं एनर्जी की यूनिट को। वॉट सेकेंड इज नथिंग बट जूल। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो सेकेंड कट गया, तो जो पावर की यूनिट है वॉट, वो जूल पर सेकेंड हो गई इनटू टाइम, तो सेकेंड कट के जूल ही आता है। तो एनर्जी की या एनर्जी या जूल की एक और यूनिट कौन सी हो गई, वॉट्स इनटू सेकेंड। अब आप समझिए कि 1 यूनिट जो आप घर में एनर्जी स्पेंड करते हैं ना, 1 यूनिट इज नथिंग बट एनर्जी ही होती है। वो अभी हम देखते हैं कैसे। तो 1 यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर मीन्स पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम क्या है, एनर्जी। तो किलोवाट मीन्स पावर, आवर मीन्स टाइम, तो किलोवाट आवर मिलकर क्या बनेगा, एक प्रकार से एनर्जी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो ये 1 यूनिट नथिंग बट एनर्जी की ही एक यूनिट है, जिसको हम 1 यूनिट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए। 1 किलोवाट आवर्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे जूल में, तो देखिए किलोवाट में क्या होगा, 1000 वाट, तो 1000 जूल पर सेकेंड।
आवर मीन्स 3600। तो इसको अब कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट की वैल्यू जूल में, क्योंकि 1 यूनिट भी एक एनर्जी का ही रिप्रेजेंटेशन है। 36 इंटू 10 टू द पावर जूल, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक हम करने वाले हैं, जो कि सिंपल है कि आपके घर में जो अप्लायंसेस होते हैं वो ऐसे एक्चुअली बिजली उससे आती कैसे, बिजली का जो बिल है वो कैसे आता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन अ फैक्ट्री फॉलोइंग अप्लायंसेस आर यूज्ड। पहला 3 HP की मोटर जो 5 आवर पर डे, एक दिन में कितने घंटे चल रही है वो 3 HP की मोटर? 5 घंटे। 100 वाट के 40 बल्ब है, 100 वाट के 40 बल्ब है जो 8 आवर पर डे, एक दिन में 8 घंटे चल रहे हैं। 1500 वाट का हीटर है जो एक दिन में 6 घंटे चलता है। तो क्या निकालना है आपको? कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है 30 डेज के लिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, 30 दिन के लिए पूछा है। एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 6 रुपीज़। अब आपको पता होगा कि 1 यूनिट मतलब क्या हो? 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। तो आपको सिंपली क्या करना है? पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? कि पावर की जो यूनिट होनी चाहिए वो किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम की जो यूनिट होनी चाहिए वो आवर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी पहले के लिए, फर्स्ट केस के लिए 3 HP की मोटर है, तो 3 वाट को मैं अगर कन्वर्ट करेंगे 3 HP की मोटर को 3 इंटू 746 इंटू ये टाइम तो आवर में ही है, ये जो टाइम है ये आवर में है, डिवाइड आप करेंगे 1000 से, क्योंकि इसको किलोवाट में कवर करना है। पावर किस में होनी चाहिए? किलोवाट में। तो 3 इंटू 746 इंटू 1000, तो अगर इसको कवर करेंगे तो ये 11.19 यूनिट आता है। एक दिन में किसके चलने से? 3 HP की मोटर चलने से 11.19 यूनिट एक दिन में जलता कंज्यूम होता है। सिमिलरली आप बल्ब के लिए निकाल लेंगे, लैंप के लिए, तो 32 यूनिट पर डे आ जाएगा। सिमिलरली आप हीटर के लिए निकाल लेंगे तो 9 यूनिट पर डे आ जाएगा। जब आप इस सबको जोड़ देंगे, ये सबको जब आप जोड़ देंगे तो एक दिन के लिए आ जाएगा, 1 डे के लिए इतना यूनिट। तो उसने पूछा कितना क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे यहाँ तो उसने 30 दिन के लिए एनर्जी कंजम्पशन का कॉस्ट पूछा है। तो इसमें आप 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना यूनिट है, ये 1 महीना या 30 डेज में जलती है। और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 6 रुपये। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 6 रुपये। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये फाइनल आपका ये अमाउंट आएगा कॉस्ट निकालने का। तो जो पहला यूनिट है आपका वो यहाँ मैंने कंप्लीट करा दिया है, और इसका नोट्स को भी मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। पर मेरे हिसाब से चलिए ये तो मुझे लगता है कि फिर भी आप पढ़ लेंगे, बट आगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह की क्लास होने वाली है वो टोटली अंडरस्टैंडिंग पे होगी। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप दुनिया के कोई भी नोट्स पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ट्रांसफार्मर आपको नहीं समझ आएगा। तो अगला जो टॉपिक मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करने वाला हूँ उसको की एक भी क्लास मिस आप नहीं करेंगे। फर्स्ट डे से जो मैं पढ़ाऊँगा उसको आप प्रॉपर पढ़ेंगे, प्रॉपर रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर और 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी यूज़ होगा। मैं अगर इतना एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आपको उससे दुगना एफर्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।